हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो चुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। देखिए, इस वीडियो में हम एलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2025 माई आंसर की पार्ट 1 के हम प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 1 से 50 तक के प्रश्नों को सोल्यूशन के साथ बताएं, ट्रिकी सोल्यूशन के साथ, और हमारे कितने प्रश्न सही हुए सब कुछ दिखाएं। इस वीडियो में 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। इसको देखने से बेनिफिट ये होगा कि जो नई वैकेंसी है एलपी की या एनटीपीसी की जो एग्जाम होने वाले हैं या ग्रुप डी के जो एग्जाम होने वाले हैं, तो इससे आपको टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न का पता चल पाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट में अगर कोई एग्जाम हुआ है तो वो हुआ है एएलपी का ही एग्जाम हुआ है लेटेस्ट में। तो देखिए, 2 मई को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था, तो सभी पूछे गए 100 प्रश्नों में से इस प्रश्न में हम इस पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह वीडियो स्पेशली एएलपी की न्यू वैकेंसी और एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। इसमें हम मेंस में दिखाएंगे कि पार्ट ए में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पार्ट बी में ट्रेड का भी वीडियो अपलोड है। और देखिए, यह वीडियो हम 11 तारीख को बना रहे हैं। देखिए, जैसे कि यह वीडियो जो पार्ट 1 की वीडियो है ना, देखिए जो 1 से 50 तक के सोल्यूशन है, तो वो वीडियो ना 8 बजे 11 मई को 8 बजे वो वीडियो, देखिए नोटिफिकेशन दिखा रहे थे 11 तारीख को 8 बजे वो वीडियो लाइव हो जाएगी। जो वीडियो लगभग 50 मिनट के आसपास है सोल्यूशन 50 क्वेश्चन के। तो यह इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए, हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं, आप की तरह पढ़ते हैं, और जब भी हमको पार्ट टाइम समय मिलता है तो वीडियो बनाते हैं, उसे बाद में थंबनेल बनाकर अपलोड कर देते हैं। अब देखिए, अभी चैनल पे 7 दिन पहले हम आए थे जब एग्जाम देकर, तो बेसिक साइंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उसमें एग्जाम का रिव्यू दिए थे, और 30 मिनट का ये वीडियो इसमें बताए थे कि बेसिक साइंस, और देखिए बताए थे कि मैथ रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं सब कुछ, और इसके बाद एक ट्रेड के लिए भी बताए थे। तो देखिए, ट्रेड के लिए 7 दिन पहले चैनल पे उसी समय जब ये वीडियो अपलोड किए थे उसी दिन शाम को ये वीडियो अपलोड किए थे। ट्रेड में पास होने का टेक्निक बताए थे, कैसे आप पास हो सकते हैं। तो यह वीडियो अभी भी आप जाकर देख सकते हो। इस एनालिसिस की वीडियो देखने से पहले आपको ये सब वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको सटीक डाटा का एनालिसिस लग पाएगा। जैसे कि आप ये वीडियो देखेंगे तो जब बेसिक साइंस में बताया ना 26 मिनट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो इस वीडियो को पहले देखिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा पार्ट 2 वाली वीडियो को, तो जिससे आपको सटीक अंदाजा लग पाए कि हम जो बताए थे वो कितने हद तक सही है। बस क्योंकि हम देखिए, आपका विश्वास होना जरूरी है। यह चैनल हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे इस चैनल से कैंडिडेट जुड़े रहे हैं उनको विश्वास जरूरत है, उसके लिए आप पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद ये वाली वीडियो को देखिए जो सोल्यूशन। तो इसमें हम फाइनली पार्ट 2 यह वीडियो है, इस पार्ट 1 वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। तो यह पार्ट 2 वीडियो जिसमें 51 से 100 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आइए उसी श्रृंखला में हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा रियल आंसर किया। देखिए, एलपी सीबीटी 2 का यह मेंस का है। देखिए, एलपी असिस्टेंट लोको पायलट यानी सहायक लोको पायलट। तो देखिए, यह हमारा रोल नंबर पड़ता है, ये हमारा नाम पड़ता है। अगर आप चैनल से जुड़े होंगे स्टार्टिंग से, तो हम जो भी एग्जाम देते हैं तो उसका आंसर के सोल्यूशन के साथ देते हैं। और देखिए, हमारा सेंटर का नाम हो जाएगा, यह कम्युनिटी है, ओबीसी से है। और हमारा टेस्ट डेट यानी कि 2 मई को हमारा एग्जाम था। कब था? तो सेकंड शिफ्ट में था। हमारा ट्रेड क्या है? तो फीटर ट्रेड है। तो अब हम आइए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 51, क्योंकि 1 से 50 तक बता दी कि पार्ट 1 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुकी है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 51, ए तथा बी का समांतर माध्य 70 है। तो ए है और बी है, ए और बी दो लोगों का कितना है? तो समांतर माध्य दिया है ना कि समांतर माध्य कितना है? 70 है। तो इनका जब योग निकालेंगे तो 7 दूना का हो जाएगा 140। बी तथा सी, तो बी प्लस सी, बी तथा सी दो लोगों का समांतर माध्य है 110। तो इनका करेंगे तो 11 दूना के 22 यानी कि 220 हो जाएगा। जब इसे दोनों को जोड़ेंगे ना, तो दोनों को अब देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि सी और ए का मान बताइए। तो सी और ए का मान करिए, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस। तो ये देखिए, बी से बी कट जाएगा, तो कौन कौन बचा? तो बचा ए और सी। तो ए और सी, और इधर भी माइनस कर देंगे तो 140, और 220 का अंतर कितना हो जाएगा? तो 80। तो सी और ए का मान, सी माइनस ए का मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा 80। और देखिए, भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 4, और हम भी चूज ऑप्शन 4 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 52। अब देखिए, आ जाएंगे प्रश्न नंबर 52 पे। प्लीज़ अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का अगर सोल्यूशन पसंद है प्लीज़ वीडियो का तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही ऐसे वीडियो बनाने पर हम मजबूर हो जाते हैं, वरना ऐसा वीडियो बताइए बनाने क्या मतलब। देखिए, हम एग्जाम हॉल में देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। बात देखिए, हम घर पे आकर तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन वहाँ पे टाइम रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, और नए टाइप से क्वेश्चन से पाला पड़ना, तो ये सब बहुत मैटर करता है। और यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पज है कि जो भी कैंडिडेट 2025 में अगर एलपी 2025 की जो नई वैकेंसी आई है, 9,900 प्लस कुछ पोस्ट है, यानी 10,000 के आसपास के हैं, तो उन वैकेंसी में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि मेंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और अगर आप मेंस के अभी से प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आप आराम से सीबीटी 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि सीबीटी 1 में मैथ रीजनिंग और साइंस होता है, और मेंस में भी है। तो मेंस के लेवल का अगर आप तैयारी करेंगे तो आराम से सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो अभी से मेंस की तैयारी करिए। देखिए, रीता एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करती है। ठीक है, कोई राशि है निश्चित साधारण ब्याज पर निवेश करती है, और उसे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई धनराशि के 1/4 के बराबर है। अगर मान लीजिए कि 100 रुपया निवेश करी, ठीक है, मान लीजिए हम पी यानी मूलधन 100 रुपया लगाई, तो जो इसे ब्याज मिला ना, जो ब्याज मिला वो क्या है? तो ब्याज कह रहा है ना कि मिलने वाला धनराशि के 1/4 के बराबर है। तो ब्याज इसका 1/4 के बराबर है, तो 1/4 कर दिया, यानी कि ब्याज जो है वो 25 है। ब्याज क्या है? 25 है। यदि निवेश की गई समय अवधि और वार्षिक दर बराबर हो तो रीता ने कितने वर्षों के लिए ये धन को लगाया था? तो देखिए, हम बाई ऑप्शन करेंगे, तो बाई ऑप्शन करेंगे तो अगर हम मान लेंगे कि 5% की दर है, तो अगर 5% की दर से हम अगर मान ले रहे हैं, और 5 इसे भी मान लीजिए, या तो आप इसे या कुछ मत करिए, डायरेक्ट आपको अगर ये इसे प्रश्नों को क्या करिए, यहाँ पे यक्स मान लीजिए, यहाँ पे भी यक्स, यानी कि x% की दर से यक्स वर्ष के लिए लगाया, तो इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो यक्स स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो यक्स बराबर आ जाएगा √25, और √25 का मान होता है 5, यानी कहने का मतलब है कि 5 वर्ष हो जाएगा और 5% हो जाएगा। तो देखिए, भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 2 किया है, और हम भी चूज ऑप्शन 2 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यह वीडियो बस सिर्फ आपके
आपके भरोसे के लिए बनाई जा रही है कि हाँ आपको विश्वास हो जाए चैनल पे, क्योंकि देखिए हम भी स्टूडेंट हैं, हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर या टीचर नहीं, हम भी खुद आपकी तरह एक स्टूडेंट है। तो हम पढ़ते हैं और जो भी हमको पार्ट टाइम मिलता है समय तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं और बाद में उसे अपलोड करते हैं। तो हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर या कोई टीचर नहीं है। देखिए 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 यानी कि हाफ 1/2 mv² होता है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। देखिए बेसिक साइंस में ना बहुत जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था जो 2021-19 में भर्ती हुई थी, उसमें बेसिक साइंस और मैथ का लेवल ही अलग था, लेकिन इस बार बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया। इजी मतलब कि थोड़ा सा मॉडरेट, मतलब उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, लेकिन क्वेश्चन का आया तो प्रीवियस ईयर की तुलना में बहुत ही ईजी थे। हम भी बेसिक साइंस में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पढ़े थे, हीट का जो ms डेल्टा टी, हीट को चेंज करना, जो केल्विन में मान ये सब चेंज करना, लेकिन उस प्रकार के प्रश्न पूछे ही नहीं गए, पूरा पैटर्न ही बदल गया इस बार। तो देखिए 1/2 हो गया या यम यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना दिया, तो द्रव्यमान दिया है 10 kg, तो 10 हो जाएगा इंटू v², तो v यानी कि वेग कितना है, तो वेग है 5, तो 5 × 5, देखिए 2 से करेंगे तो 5 5 25 5 125, तो 125 क्या हो जाएगा, तो 125 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो 125 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 1 ही माना है, हम भी चूज ऑप्शन 1 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 54 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 54 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 54 है, अंग्रेजी वर्णमाला में से 4 में से 3 अक्षर समूह से जो एक समान है, एक जो ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप से संबंधित नहीं, कहने का मतलब है ना कि इनमें सभी में एक तर्क है, लेकिन एक जो है वो इन तर्कों से अलग है, तो उसे आप देखेंगे। तो देखिए हम देख रहे हैं, तो सी से अगर हम जाएंगे यल पे तो +9 हो रहा है, सी होता है 3 पे और यल होता है 12 पे, तो +9 हो रहा है। फिर यस से बी पे जाएंगे तभी +9 हो रहा है। फिर देखिए जेड से आई पे जाएंगे तभी +9 हो रहा है, क्योंकि जेड होता है 26 पे और आई होता है 9 पे, तो +9। और लेकिन जे से अगर टी पे जा रहा है ना तो +10 हो जा रहा है। जे से अगर हम टी पे जा रहे हैं तो +10 हो जा रहा है, यानी कि सबसे अलग यही है। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 4। अब हम देख लेते हैं। और देखिए हम जल्दबाज तो देखिए भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 4 और हम कर दिए हैं ऑप्शन नंबर चूज 1। यह प्रश्न हमारा गलत हो गया, जो कि बिल्कुल ही बच्चों के लेवल का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। लेकिन देखिए हमारे इस सेट में ना आपको दिखाएंगे, हमारे 1 से 100 तक जो प्रश्न है, कम से कम हमारे 10 प्रश्न ऐसे हैं ना, 8 से 10 प्रश्न जो बिल्कुल ही ईजी हैं, जो कभी हम सपने में भी गलत नहीं करते हैं। और इससे पहले हम जो भी एग्जाम दिए, RPF का, GD का, SSC GD का 2024 का एग्जाम भी क्वालिफाई किए, तो DVPST सब कुछ दिए, तो हमारे ये सब प्रश्न कभी गलत नहीं होते। लेकिन इस भर्ती में क्या हुआ ना कि थोड़ा सा हम पढ़े थे, मतलब थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन को पढ़े थे, साइंस का क्वेश्चन पूछ दिया ऊपर बिल्कुल ही वन लाइनर टाइप में, न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं, तो हम ऐसे प्रश्नों को देखे तो हमको लगा कि इसमें है क्या, हम ज़्यादा इस पर टाइम ही नहीं दिए। और देखिए यही सभी प्रश्न ना फाइनल सिलेक्शन में बाधित करते हैं। साइको तो देने का हमको भी फुल चांसेस है कि साइको देने को मिलेगा, लेकिन यही सब प्रश्न गलत होने की वजह से हम फाइनल मेरिट में रह सकते हैं, फाइनल मेरिट में रहने का डर बना। यही सब प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो हम लोगों को फाइनल मेरिट से बाहर कर देते हैं। तो इसी पे अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि ऐसे प्रश्नों को कभी हमारे गलत ना हो। अब न पता क्या हुआ, किस्मत में नहीं है या क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि बताइए हमारे अच्छे प्रश्न गलत हुए हैं। इससे पीछे वाले मैथ के क्वेश्चन देखे होंगे कितना अच्छा लेवल का था, लेकिन ये बच्चों का लेवल का क्वेश्चन हमारा कैसे गलत हो गया, हम आज तक हमको यही बात समझ में नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे गलत हो गए। यही नहीं, अभी इसी सीरीज में आपको 4 से 5 और क्वेश्चन दिखाएंगे जो बिल्कुल ही आसान है, जो आप कभी भी कोई स्टूडेंट गलत नहीं होगा, लेकिन हमारा गलत हो गया है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल इसमें तर्क लगा था। लेकिन देखते हैं किस्मत में क्या, क्योंकि देखिए हमारा है कि चलते रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मुसाफिर बन जाऊँगा। हो सकता है किस्मत में ना हो, तो ठीक है, किस्मत में ना हो तो क्या करना है, अभी तो भाई स्ट्रगल करते रहना है। अगर आप स्टडी लाइन में आ गए हैं, स्टूडेंट लाइन में हैं, अगर आप कंपटीशन लाइन में उतर गए हैं, तो स्टडी और संघर्ष तो भाई करना ही है। तो ये थोड़ा बहुत तो किस्मत का भी खेला हो सकता है, क्योंकि बताइए बच्चों के लेवल का जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी वाला क्वेश्चन गलत हो गया। अब देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर गलत होता है ना, तो थोड़ा सा रहता है कि चलिए तर्क है, मिलाने में नहीं हुआ, लेकिन बताइए वो सिंपल डिजिट पे था। वैसे प्रश्न हमारे कभी नहीं गलत होते हैं। हम जो भी अभी 2-3 साल में एग्जाम 2 साल में दिए हैं, GD वगैरह, ये तो कभी गलत नहीं हुए, लेकिन इस बार ना पता कैसे गलत हो गए। तो देखते हैं आगे। देखिए इसको पढ़ना है, क्या करना है, तो केवल गिनती बाईं ओर से करनी है, यानी गिनती इधर से करना है। कहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या कर रहा है, तो कह रहा है ना कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक लिख लिए, ठीक है, एक प्रतीक जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, ठीक पहले क्या होना चाहिए, तो ठीक पहले होना चाहिए अक्षर, ठीक है, ठीक पहले अक्षर, और ठीक बाद में एक प्रतीक, तो ठीक बाद में भी क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए। 3 हो गए, तो ऐसे कितने हैं, तो देखिए अक्षर प्रतीक और अक्षर, अक्षर प्रतीक और प्रतीक, अक्षर प्रतीक और प्रतीक कहाँ पे है, तो देखिए इसमें मात्र एक है, कौन सा है, तो देखिए ये वो कहाँ पे है, तो क्यू, हाँ देखिए क्यू, और ये देखिए क्यू और क्यू और ये जो होता है सिंबल, और इसके बाद देखिए स्टार, तो देखिए ये है क्यूब, ठीक है, और क्यूब के बाद एक ये वाला है, और एक इसके बाद ये है स्टार वाला, ठीक है। तो देखिए ये हो गया ना, अक्षर हो गया, प्रतीक हो गया, प्रतीक हो गया। तो इसमें कौन सा है, तो सिर्फ एक है, और हम भी चूज ऑप्शन 1 किए थे, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 55। तो देखिए प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 55 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 55, देखिए प्रश्न नंबर 55, तो देखिए प्रश्न नंबर 55 ये ब्लड रिलेशन का है, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। यम इंटू यन, तो यम इंटू यन का अर्थ क्या है, तो यम इंटू यन का अर्थ है यम यन का पुत्र है। यम क्या है, तो यम जो है ना वो यन का पुत्र है, तो यन को बना दिया और यन का पुत्र हो जाएगा यम, पुत्र है यानी कि मेल है, तो प्लस से सिंबल को कर दिया। फिर ऊपर पढ़ेंगे यन माइनस पी, तो यन माइनस पी का अर्थ क्या है, तो यन माइनस पी का अर्थ है यन पी का भाई है। यन क्या है, तो यन जो है ना वो पी का भाई है, यन पी का भाई है यानी कि मेल है, प्लस कर दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ रहे हैं, तो देखिए पी परसेंटेज यस, तो पी परसेंटेज यस
यश का अर्थ है कि पी यश का पिता है, पी क्या है तो पी जो है ना वो यश का पिता है, पिता कर दिया यानी मेल कर दिए। फिर देखिए यश प्लस टी, तो यश प्लस टी का अर्थ क्या है तो यश प्लस टी का अर्थ है यश टी की पत्नी है। यश क्या है तो यश जो है ना वो टी की पत्नी है, पत्नी है तो यह इसका पति हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सब कुछ बन गया। तो पूछा है कि तो यम का टी से क्या संबंध है, का जिसके साथ लगा होता है ना उसी को उत्तर बताते हैं। कहने का इसको पढ़ेंगे आप सिंपल में, तो हम पढ़ेंगे कि यम का लगेगा टीका, यम का लगेगा, यम क्या लगेगा टीका, यम क्या लगेगा टीका। देखिए यही थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं। और देखिए यह प्रश्न हमारे जल्दबाजी में गलत हुए, तो इससे पहले आप जाकर आंसर किया हमारा देख लीजिएगा, जीडी का, आरपीएफ कांस्टेबल का। ऐसे आरपीएफ कांस्टेबल में 2-3 प्रश्न आए थे जो हमारे एक भी गलत नहीं हुए, जीडी में 2 प्रश्न आए थे वो भी गलत नहीं हुए। लेकिन इस बार एलपी सीबीटी 2 मेंस में न पता हम जल्दबाजी में या ओवर कॉन्फिडेंस में या चालाक बनने की वजह से क्या कर बैठे, या हम ज़्यादा खुश हो गए कि क्या हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ऐसे प्रश्न हमारे क्यों गलत हो गए। अभी देखिए एक प्रश्न इसको पीछे दिखाए थे और ये एक प्रश्न जो कि हमारा ये कभी प्रश्न गलत नहीं होता है, ये होता है ना कि इसका जो कि लैंग्वेज भी बिल्कुल सिंपल पूछा है। देखिए ये ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा घुमाया है। तो पूछा यम क्या लगेगा टीका, यम क्या लगेगा टीका, तो देखिए यम क्या लगेगा टीका, तो देखिए ये टी हो गया। ठीक है, तो टी की पत्नी हो गया, पत्नी के ये है पिता, तो पत्नी के पिता इसके क्या हो गए ससुर हो गए, और ससुर के ये है भाई, तो ससुर के भाई और ससुर के भाई हो गए ये, यानी कि पत्नी के, देखिए पत्नी हो गई यश, यश क्या हो गया पी, पत्नी के पिता के भाई का पुत्र यम है। देखिए पत्नी के यश टी की पत्नी है यश, और यश के पिता है पी, और पिता के भाई हैं यन, यन के पुत्र है यम, तो ये है पत्नी के पिता के भाई का पुत्र। अब देखिए हमारा ये प्रश्न बस इसलिए वो गलत हो गया होगा ना कि इस प्रश्न को हम क्रॉस चेक नहीं किए, हमको लगा कि ये हमारा प्रश्न आते ही हैं कभी गलत नहीं होते, तो हम एक बार में इसको समय बचाने के लिए बहुत ही फास्ट सॉल्व किए और तुरंत इसे सॉल्व करके चले गए, जो कि देखिए हमारा गलत हुआ होगा। तो बस यही माइनस प्लस यूज करने, मेल फीमेल में बस थोड़ा सा चेंज हो गया और हम कर दिए पत्नी की माता के भाई का पुत्र, जबकि पत्नी के पिता ये पी पिता है ना, हम इसे जल्दबाजी में सॉल्व किए होंगे तो पी हमारा माइनस सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिए होंगे, तो हमको लगा कि माता है। यही थोड़ा सा आपको एग्जाम में सावधानी बरतनी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल ईजी है, जो हम 1 मिनट में भी 1 मिनट से कम समय में 30 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। और आपके भी अगर सीटिंग अरेंजमेंट के गलत होते हैं प्रश्न, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो उसमें हम सीटिंग अरेंजमेंट के 2 वीडियो अपलोड किए हैं 15-15 मिनट के, आप उसे देख लेंगे तो वादा है कि आपको जिंदगी में कभी सीटिंग अरेंजमेंट गलत नहीं होंगे। हमारा ये जल्दबाजी में गलत हो गया, ओवर स्मार्ट बनने की वजह से गलत हो गया, या किस्मत में नहीं था कि जो भी हो, तो भाई गलत हो गया तो हो गया, नहीं तो हमारे ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते हैं। आप कोई भी हमारा प्रीवियस ईयर का कोई भी सोल्यूशन का सेट्स देख सकते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कहा है 40 इसे 4, देखिए ये बटा में यक्स, और जब डबल सिंबल है तो इसे बराबर कर देते हैं, यक्स बटा में 2.9। अब जब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2.9 इंटू 4 6.4। अब जब यक्स बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में। अब इसे जब आप गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा 134.56। जब इसे बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा यक्स का मान कितना आ जाएगा, तो यक्स का मान आ जाएगा 11.6। अब देखिए ये पॉइंट वाला था और वैसे भी रूट में था और ये सब इतना कैलकुलेशन करना था, और इस बार नॉर्मेशन होना नहीं, तो आप इजी क्वेश्चन को करें या लेंदी क्वेश्चन करें, आपको एक ही नंबर मिलना है। तो इसीलिए इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए, क्योंकि टाइम मैनेज भी तो करना था, नहीं तो ये प्रश्न करने लायक था, तो यह प्रश्न हमारा स्किप हो गया। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। अब देखिए प्रश्न नंबर 58, सरकार द्वारा स्थापित सूचना कियोस्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए ये प्रश्न बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि जीके का है, लेकिन जीके का नहीं है ये प्रश्न। आप इसे या तो आप इन्वायरमेंट में डाल लीजिए या इसे आप ले सकते हैं उसमें सेफ्टी वाले में। तो नागरिकों को बिल भुगतान पंजीकरण और ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम कर दिए ऑप्शन नंबर 4, यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 59 को। तो देखिए प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है, देखिए साइंस के जो भी न्यूमेरिकल थे ना, हम एकदम 90% 95% हम, क्योंकि साइंस हम देखिए इस भर्ती के लिए हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर फोकस किए थे, एक बेसिक साइंस पे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ज़्यादा समय दिए थे, और दूसरे नंबर पर ट्रेड, क्योंकि ट्रेड अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको पार्ट ए में कोई भी स्कोर आपको बेनिफिट नहीं होगा। और हम ये सोचेंगे अगर ट्रेड में बाई द फेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 80 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स है, 75 मार्क्स है और पार्ट बी या ट्रेड में फेल हो चुके हैं, तो वो लोग क्या किए ना कि वो वही लोग फेल हुए हैं जो पार्ट बी को समय ही कम दिए थे। सबसे ज़्यादा वो लोग का टारगेट था कि पार्ट ए में स्कोर अच्छा करना है, उसी में पार्ट बी में जो ट्रेड का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उलट फेर वाला आ गया, ऑनलाइन टाइप में नहीं आया, इसके हिसाब से बुक से डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन लड़े, तो वही लोग स्टूडेंट फेल हो गए। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 70 से 80 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, लेकिन पार्ट बी में उनके 20 नंबर है, 22 नंबर है, फेल हो चुके हैं। तो वही बात है, तो हम पार्ट बी में अच्छा, और पार्ट बी हमारा क्वालिफाई भी हो गया, और पार्ट बी में हम पास होने के लिए ज़्यादा मेहनत करते थे। तो पार्ट बी ट्रेड के लिए, क्योंकि जानते हैं जब एग्जाम पोस्टपोन हुए थे 1 महीने का समय मिला, तो ट्रेड के लिए हम सबसे ज़्यादा समय देते थे, और साइंस के लिए क्योंकि साइंस का न्यूमेरिकल आना था, और मैथ रीजनिंग के लिए हम समय कम देते थे, क्योंकि हमको लगा था कि मैथ रीजनिंग जो आ रहा है उसी को करेंगे। तो इसलिए हमारे साइंस के प्रश्न ज़्यादातर सही हुए, क्योंकि हम साइंस को बहुत डीप में पढ़े हुए थे और बहुत अच्छे से जब सब फार्मूला अच्छे से स्टडी और न्यूमेरिकल भी बनाए थे। तो देखिए एक बल्ब को 10 वोल्ट की बैटरी से 20 सेकंड के लिए जोड़ा गया, यदि इससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की गणना करिए। तो बल्ब द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आप पढ़े तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है एच, यानी कि उष्मा बराबर होता है एच इक्वल टू होता है वी स्क्वायर आर टी एक फार्मूला होता है, ठीक है। और एक फार्मूला इसका ये भी होता है, ये इसका एक फार्मूला होता है वी आई टी, तीन फार्मूला होता है, एक फार्मूला और होता है जो याद नहीं आ रहा। तो हम जो फार्मूला यूज करते हैं ना, तो फार्मूला डाटा के हिसाब से ही लगाते हैं। हम भी एग्जाम में जब फार्मूला लगाते हैं तो डाटा पहले देखते हैं डाटा में क्या क्या दिया है, तो डाटा के हिसाब से लगाते हैं। तो डाटा दिया वी दिया है, तो वी का मान कितना दिया, तो वी का मान दिया है 10 वोल्ट, तो वी का मान हो जाएगा 10 इंटू आई, यानी एम्पियर कितना दिया है, तो एम्पियर आई का मान दिया है, धारा का मान दिया है 2, तो 2 हो जाएगा। इंटू समय का मात्रक सेकंड होता है,
समय का मान दिया है 20 सेकंड, तो इंटू हो जाएगा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 बनेगा यानी कि 400। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 400 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 3 माना है और हम भी चूज ऑप्शन 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। और देखिए प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है। देखिए प्रश्न नंबर 60, देखिए ये भी प्रश्न जो है ना बिल्कुल ईजी है, लेकिन यार हमारे ऐसे प्रश्न गलत हो गए, हमको बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो अब इसी देखिए अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो सिर्फ यही क्वेश्चन होंगे जो हमारे सिलेक्शन ना होने के कारण होंगे। देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन आपको दिखा दी और ये एक तीसरा प्रश्न है जो बिल्कुल ईजी है। हम खुद देखें तो हमको अफसोस हो रहा है कि ये प्रश्न हमारे कैसे गलत हो सकते हैं। और जब एग्जाम देकर हम आए थे ना तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम 84 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे और हमको फुल कॉन्फिडेंस था कि 75 प्लस हमारे मार्क्स आएंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन ये ईजी गलत हो गया। इसके कारण एक और हो सकता है क्योंकि हम मॉक टेस्ट बहुत ही कम दिए थे। एग्जाम से पहले 1 महीने हम दबा कर बस स्टडी किए और मात्र 2 ही मॉक टेस्ट दिए थे, एक प्रीवियस ईयर का और एक नया वाला। इसके अलावा हम मॉक टेस्ट नहीं दिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं किए थे, इसीलिए हमारा लगता है कि जल्दबाजी में ये सब प्रश्न हमारे गलत हो गए। और इससे पहले जो भी हम एग्जाम को देते थे जीडी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, तो ऐसे प्रश्न में क्या करते थे कि हम मॉक टेस्ट देते थे बराबर प्रीवियस ईयर का, तो उसमें स्पीड भी रहता था और गलती ना होने की संभावना भी रहती थी। लेकिन इस भर्ती में क्योंकि 1 महीना में था और इसका सिलेबस बहुत ही बड़ा है, बेसिक साइंस पढ़िए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ट्रेड पढ़िए, और सभी का सिलेबस बहुत ही लेंथी था, तो इसलिए ट्रेड जो है टेस्ट नहीं दे पाई, इसीलिए हो सकता है हमारे क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन भी गलत हो गए। लेकिन हम अपने जाने में इस प्रश्न को बिल्कुल ही सही करके आए थे, लेकिन जब आंसर किया तो हम देखें कि हमारा क्वेश्चन ये गलत हो गया है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक देखिए क्या है, क्या कि देखिए हम किए हैं चूज ऑप्शन नंबर 1 और ये उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। तो हम जो है ना जो कैलकुलेशन करने में जो वो हासिल लिया जाता है वही नहीं लिए होंगे, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो देखिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए अब आपको क्वेश्चन देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी ऐड है ना प्लीज़ उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और आपको अगर हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा, शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा, पॉपुलर वीडियो देखिएगा, तो हो सकता है आपको कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। लेकिन हमारा हक बनता है लाइक करने का, क्योंकि देखिए हम मेहनत किए हैं, हम अभी क्वेश्चन को अरेंज किए, फिर इससे सॉल्यूशन किए, फिर आपको सोल्व करके बता रहे हैं, तो मेहनत किए हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि देखिए आप लाइक करने से हमको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, ना ही हमको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन लाइक करने से बेनिफिट ये होगा कि हमको लगेगा कि ना हम कुछ अच्छा चीज़ बताएं, ताकि स्टूडेंट हमको लाइक किए हैं, कुछ तो हम अच्छा चीज़ दिए हैं स्टूडेंट को। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करें और शेयर भी करें वीडियो को। और अगर आप इनका वीडियो पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए हम गांव में रहते हैं, थोड़ा सा हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो देखिए हम आते हैं इस बगीचे में, ये छोटा सा हमारा बगीचा है। तो देखिए इसी में हम आकर इस बगीचे पर आकर और यहीं से हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि अभी हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल का अच्छा ग्रो हो सकता है। तो देखिए हम गांव में रहते हैं, तो गांव में घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, और हम बाहर आके स्टडी नहीं करते हैं। गांव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं आपकी तरह, ना हम कोई टीचर है, ना कोई यूट्यूबर है, ना ब्लॉगर है। तो हम गांव में रहते हैं और स्टडी करते हैं, जो भी हमको पार्ट टाइम मिलता है तो वीडियो बना लेते हैं, अपलोड कर देते हैं, बाद में उसे टाइम रहते हैं उसे बाद में अपलोड कर देते हैं थंबनेल बनाकर। देखिए ये हमारा छोटा सा बगीचा है, देखिए कुआं है इस बगीचे में, और देखिए ये सब पौधे हैं, ये सब देखिए नींबू का पेड़, केले का पेड़, सब ये सब पेड़ है। और देखिए ये सब हमारा बगीचा है, छोटा सा आम का पेड़ है। तो देखिए इसमें हम आ जाते हैं इस बगीचे में, क्योंकि देखिए हम उधर से आते हैं, हमारा गाँव उधर से, तो घर पे आते हैं, घर से उधर और इधर रास्ते से होते हुए, और हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं। और देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा चाट यानी बोला जिसे गाँव कहते हैं। तो ये देखिए हवा चल रही है, अभी इस समय लूच का महीना है, ये गिर गया तो आ गया यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने होते हैं, 1 घंटे की वीडियो जब बनानी होती है, तो इसको यहीं से बिछा देते हैं चाट को, यहीं बैठ कर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वीडियो छोटा बनाना होता है, कोई 20 मिनट का 25 मिनट का, तो ये देखिए हमारा आम का पेड़ है, इसी पे आकर वीडियो बनाते हैं। तो काम देखिए ऐसे आ जाते हैं, ये छोटा सा पेड़ है, ये देखिए यहीं पे आकर, ये जो बैठने लगा है, इसमें आराम से बैठकर और यहीं से वीडियो अपलोड कर बनाते हैं और इसे रिकॉर्ड करके और बाद में उसे अपलोड करते हैं। ये हमारा छोटा सा चैनल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम गाँव में रहते हैं, देखिए अभी देखिए गाँव में रहते हैं, दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए अभी इधर कोई दिख नहीं रहा है, इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई देखा नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सुबह के समय आएगा तो ये सब बाहर बगीचा है, खेत है, तो बाहर सुबह के समय आदमी सब आते हैं लोग, तो देखेंगे तो कहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए हम दोपहर में आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए आपको सोचिए थोड़ा सा रिव्यू दिखा देते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें, उसे जरूर देखें। तो देखिए यहीं पे हम आकर वीडियो बनाते हैं, हमारे थोड़ा सा देखिए ये हमारा खेत पड़ता है, देखिए हमारा ऐसे खेत है, तो ये हमारा खेत है, इसे देखिए यही से आकर वीडियो बनाते हैं। ये देखिए हमारा आम का बगीचा है, ये छोटा सा, इसमें सब देखिए 6-7 आम के पेड़ हैं और इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सपोर्ट करें और जो भी चैनल पर ऐड है उसे स्किप ना करें, थोड़ा सा 2 मिनट तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए आपने देख ही लिया होगा कि हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं। तो भाई गांव में रहते हैं और हमारा भी एक ड्रीम है कि हम भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। और देखिए हमारे चैनल पे जो है ना वो वीडियो बड़ी होती है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट का हम बड़ा आलतू फालतू वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। हम भले ही चैनल पे वीडियो क्वांटिटी कम रखते हैं, हफ्ते में 1-2 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन जो भी वीडियो अपलोड करते हैं लेंदी वीडियो अपलोड करते हैं, फैक्ट वाली वीडियो अपलोड करते हैं, बिल्कुल सटीक स्टडी, क्योंकि स्टडी का चैनल है तो फालतू का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। और हम सोचे हैं कि मैथ और रीजनिंग का चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन के साथ हम चैनल पर वीडियो अपलोड करें, ग्रुप डी और एनटीपी। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम जरूर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यदि मंगलवार को दुकान वाई द्वारा एक आम 80 रुपये में बेचा गया, तो देखेंगे मंगलवार को दुकान वाई द्वारा, तो ये देखिए दुकान वाई है, ठीक है। तो सोमवार का है तो सोमवार काट देंगे, मंगलवार को देखेंगे तो दुकान वाई द्वारा मंगलवार को कितने आम, तो मंगलवार को कितने आम बेचे गए दुकानदार वाई द्वारा, मंगलवार को दुकान वाई द्वारा कितने आम बेचे गए, तो बेचे गए 34 आम, ठीक है। और यह कहा है कि एक आम बेचा गया 80 रुपये में, तो बेचे गए टोटल 34 आम, तो 80 रुपये में एक आम बेचा जा रहा है, तो 34 आम को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 34 आम को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 2720 रुपया। 2720 रुपया इज द राइट आंसर। और हम देखिए जल्दबाजी में कर दिए 2620 रुपया। तो हो सकता है कि जो हासिल लेना था ना, क्योंकि देखिए 8 32 हो जाएगा और 3 और 3 के 24 और 3 27 कमी से 26 जोड़ दिए होंगे, या जो भी हो जल्दबाजी में। या तो ये प्रश्न बिल्कुल ही ईजी था, सिर्फ इसमें गुणा करना था। हम गुणा किए भी हैं, लेकिन बस ये थोड़ा सा ऑप्शन हमारा जल्दबाजी करने में गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हमारा यह प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए यही सब प्रश्न बाधित होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए।
क्योंकि ईजी प्रश्न को ज़्यादातर स्टूडेंट सही करते हैं, लेकिन हमारा पहली बार ऐसा हुआ कि ईजी प्रश्न हमारे ज़्यादातर गलत हुए हैं। तो हमारे ईजी प्रश्न हम बहुत हद तक सही कर जाते हैं। तो देखते हैं अब ऐसा क्यों हुआ है। तो बड़ी और खतरनाक मशीनों का प्रचालन करते समय यांत्रिक संकट से बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो केवल कर्मचारी शारीरिक विस्फोटक परीक्षण नहीं, केवल नियतिक मनुष्य परीक्षण नहीं, खतरों को समाप्त करने के लिए मशीन की फेरक नहीं, तो उचित प्रशिक्षण और अनुभव। कहा है ना कि बड़ी और खतरनाक मशीनों के प्रचालन करते समय यांत्रिक संकट यानी कि कह रहा है कि अगर कोई बड़ी मशीन है, कोई बड़ी मशीन को अगर परिचालन कर रहा है तो कैसा होना चाहिए जो कारीगर है, ताकि कोई घटना होने की संभावना नहीं। तो उचित प्रशिक्षण और अनुभव यानी कि जो कारीगर होना चाहिए ना, उचित प्रशिक्षण वाला होना चाहिए, उससे ज़्यादा अनुभव और ज्ञान हो। तो वही तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 1 बनाया, हम भी चूज ऑप्शन 1 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 62 पे। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 62 पे। तो देखिए ऐसे प्रश्न देखिए हम सही किए हैं यार। अब बहुत हमको अफसोस हो रहा है कि हमारे इजी प्रश्न कैसे गलत हो गए। देखिए ये प्रश्न भी हमारा सही है। तो बताइए ये प्रश्न अगर देखिए ऐसे प्रश्न अगर गलत होते हैं ना, तो अफसोस नहीं होता है कि चलो भाई कोई थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी था, बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था तो गलत हो गया, मॉडरेट का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल ही गलत नहीं हुए और हमारे इजी क्वेश्चन इतना ज़्यादा गलत हो गए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत हो गए, जो सिर्फ हम जल्दबाजी में टाइम बचाने की वजह से फास्ट करते गए, ओवर कॉन्फिडेंस में जो हमारे प्रश्न गलत हो गए, वही प्रश्न हमको फाइनल सिलेक्शन में बाधा डालेंगे। वरना हम साइको तो देने की पूरी संभावना है कि साइको देंगे, लेकिन अब फाइनल में देखेंगे अगर किस्मत, क्योंकि हम बिलासपुर जोन से डाले हुए तो सबसे ज़्यादा सीट भी वहीं की थी और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी हैं, तो देखेंगे क्या कुछ होता है। तो बहुत हद तक किस्मत पे छोड़ते हैं, क्योंकि यार किस्मत पे जब तक नहीं होगा ना, तो देखिए ये एक चीज़ होता है कि अगर जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है या आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन गलत होता है, तो अफसोस नहीं होता कि चलो हम नहीं पढ़ते। जैसे कोई एडवांस का मैथ होता है, हमको नहीं आता है, हम नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं आता है तो उसको कोई उस पर हमको अफसोस नहीं होता है। लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, बनाने लायक थे, बिल्कुल सिंपल थे, वो प्रश्न गलत हो जाते हैं ना, वही सिलेक्शन में बाधा करते हैं, फाइनल में से बात करते हैं। अब देखिए विद्युत सुरक्षा पद्धतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मल्टी आउटलेट बार को अन्य मल्टी आउटलेट बार के प्लग करना एक सुरक्षित है, जबकि आउटलेट बार को सिर्फ बिल्कुल सही है। विद्युत उपकरणों का उपयोग नम पृष्ठों के पास हाथ गीले हो तब नहीं किया जाना चाहिए। सही बात है, अगर हाथ गीला है और अब आप विद्युत उपकरण का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर करंट लगने की संभावना रहेगी, तो बिल्कुल सही। तो सॉरी बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर और पहला है कुछ लोड आउटलोड की निर्धारित क्षमता से अधिक न होते, ये कहना गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। और देखिए केवल 2 और हम भी किए हैं, देखिए कि हम भी किए हैं केवल 2, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल ये प्रश्न थोड़ा सा इजी था, लेकिन थोड़ा सा हम इस प्रश्न को समझ नहीं पाए क्योंकि एग्जाम हाल में एग्जाम का प्रेशर भी एक अलग चीज़ होता है। घर पे हमको लगता है टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर आता है, क्योंकि हम लोग प्रेशर फ्री रहते हैं, घर पे भी आता है, लेकिन एग्जाम हाल का प्रेशर का बात ही अलग है। देखिए कहा एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान केल्विन में क्या होगा। और देखिए हम लैंग्वेज नहीं समझ पाए। अगर देखिए अगर कोई मनुष्य का अगर बात करेंगे तो सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो हमारा होता है 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सी किस में होता है? तो सेल्सियस में पैमाना होता है। अगर इसे को केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में, क्योंकि मानव शरीर का पूछा कि मानव शरीर के लिए तापमान केल्विन में क्या है, तो मानव शरीर का अगर पूछता ना सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसे जब केल्विन में चेंज कराया जाता है तो इसका रूल होता है कि 37 में क्या करेंगे तो 273 जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 7 1 8 और ये हो जाएगा देखिए 7 3 10 और 7 3 10 और ये हो जाएगा 11 और 2 1 3 यानी कि 310 केल्विन। 310 केल्विन आ गया। अगर पूछा होता सेल्सियस में तो हो जाता 37 डिग्री सेल्सियस, और पूछता अगर केल्विन में तो केल्विन में हमारा हो जाता 310 केल्विन। मानव शरीर का, एक स्वस्थ मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो वो होता है 310 केल्विन। ठीक है, 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन देखेंगे 310 किस में है, तो देखिए हम कर दिए ऑप्शन नंबर, हमको लगा ना कि 310, हमको देखिए हाँ ये बात है, हम अब याद आ गया। एग्जाम हाल में हमको लगा था कि हमको पूरा पता था कि 310 केल्विन होता है, लेकिन हम ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठे। देखिए हम ऑप्शन सोचे ना कि 301 से 323 दिया है, तो हम सोचे कि 301 से 323 दिया है तो इसमें 310 आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, सबसे सूटेबल ऑप्शन फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। देखिए 310 का है कि 310 केल्विन किसके बीच आ रहा है, तो अगर सभी में ऑप्शन में कंपेयर करेगा तो सबसे नजदीकी ऑप्शन ये वाला है, सबसे नजदीकी। देखिए एग्जामिनर ने किस लेवल का ऑप्शन को सेट किया है, एग्जामिनर देखिए हमारे माइंडसेट के साथ कैसे खेला है और कितने डीप में क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो 310 केल्विन होता है, तो 310 केल्विन किसके बीच आ रहा है, तो 308 से 315 के बीच में बिल्कुल बैठ रहा है। 308 से देखिए 308 केल्विन और 310 केल्विन के बीच में, सॉरी 315 केल्विन के बीच में आ जा रहा है 310 केल्विन, और जबकि ये यहाँ पे भी बैठ रहा है 301 और 323 के बीच में, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए एग्जामिनर ऑप्शन नंबर 1 को इसके साथ गया है। तो जो हमारा ये प्रश्न गलत हो गया, जो कि बिल्कुल ही थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए ऐसे प्रश्न हमारे बिल्कुल सही किया है हमने, तो अब लेकिन हमारे इजी प्रश्न बस गलत हो गए, जो हमारे को बहुत ही अफसोस रहा है। उसी प्रश्न की वजह से हमारा फाइनल सिलेक्शन में हमारा डाउट हो गया है। नहीं तो हम इस बार एलपी के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत किए थे, प्रिपरेशन किए थे, और हमारा आराम से रैंक सब कुछ अच्छा आता था, सिलेक्शन हो जाता। लेकिन जो भी होता, देखिए अभी तक जो 51 से 100 तक ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें अभी तक 3 क्वेश्चन ईजी हम दिखा दिए जो बिल्कुल करने लायक थे, बच्चों के लेवल के थे, जो हमारे क्वेश्चन गलत हो गए। अब देखिए कार्यशाला में सामान्य सुरक्षा, ये देखिए सेफ्टी से, जैसा कि जानते हैं कि पार्ट ए में 100 प्रश्न पूछे जाने थे, जिसमें से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न पूछे जाने थे, आईटी लिटरेसी यानी कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाने थे, सेफ्टी से प्रश्न पूछे जाने थे, इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछे जाने थे, और इसके बाद मैथ से और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाने थे। और पार्ट बी जो क्वालिफाई नहीं चुका था, जो ट्रेड का था, यह 2 मई सेकंड शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न हैं, जो पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो चैनल पर अपलोड है, इसे जरूर देखें। यह वीडियो स्पेशली जो 2025 के एलपी की वैकेंसी है, उसके जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। और हमारा एक सजेशन है कि अगर आप एलपी 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप बिगिनर स्टूडेंट नहीं है, यानी नए स्टूडेंट नहीं है, अगर पहले से 1-2 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट मेंस का प्रिपरेशन करिए। क्योंकि हम क्या हुआ ना कि हम स्टेट पुलिस का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, और इस भर्ती के लिए मात्र 1 से 2 महीना सिर्फ स्टडी किए, जीतोड़ स्टडी किए। ये सब बात नहीं कि नहीं किए, लेकिन जीतोड़ स्टडी किए, लेकिन
मात्र 1 से 2 महीने ही स्टडी किए और बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो साल भर 2 साल पहले 6 महीना पहले से स्टडी कर रहे थे, तो उनका परफॉर्मेंस इसमें बहुत ही अच्छा रहा। और लेकिन हम इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम इसमें डायरेक्ट आए तो 2 महीना बस इसी का स्टडी किए और हमारा CBT 1 में हमारा 62 पॉइंट मार्क्स था और जबकि 42 पे वहाँ पे कट ऑफ गई थी। तो इसीलिए करेंगे अगर आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे तो पार्ट 1 आराम से आप क्वालीफाई कर जाएंगे, क्योंकि हमारा अगस्त में LP CBT 2 का एग्जाम हुआ, जबकि अगस्त 23 अगस्त को शायद LP का एग्जाम था, 23 अगस्त को यूपी पुलिस का एग्जाम था और LP का CBT 1 एग्जाम जो हुआ था ना वो शायद अक्टूबर या नवंबर महीने में हुआ था। तो हम बस उसी यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही मैथरीजन के बल पर हम LP CBT 1 का एग्जाम को क्वालीफाई किए थे और 42 बिलासपुर की कट ऑफ गई थी OBC को और हमारे 62 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, यानी 20 नंबर अधिक था हमारा। तो ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन अभी से करेंगे ना तो आप आराम से पार्ट A क्वालीफाई कर जाएंगे और मेंस में अच्छा टक्कर देंगे। तो देखिए बात नेक्स्ट, कार्यशाला में सामान्य सुरक्षा के लिए कौन सा कथन सत्य है? जाप के लिए किसी भी उपलब्ध औजार का उपयोग भले ही वह सही उपकरण न हो, क्या करना ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। जाप के लिए अब ऑप्शन नंबर 2 का रहा है, कथन नंबर 2 को उपयोग करने के बाद औजार को उसे उचित स्थान पर रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको दोबारा काम लगेगा तो आप जाएंगे कि हाँ उसी स्थान पर रखा जाता है, वहीं पर रहा है तो आप जाकर डायरेक्ट यूज कर पाएंगे। तो उसे उचित स्थान यानी जहाँ पर रखना है उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। मशीन चालू रहने पर उसे साफ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो सेफ्टी से बिल्कुल विरुद्ध है। अगर कोई मशीन चालू है, कोई ब्लेड वाला है, तो उसमें अगर आप मशीन चालू है तब आप साफ करेंगे तो वहाँ पे हाथ कट जाए, कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए पुराने टूटे या क्षतिग्रस्त औजार को तुरंत बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो देखिए कथन नंबर 2 और कथन नंबर 4 इसका भर्ती बोर्ड ने बनाया और हम भी चूज ऑप्शन नंबर 2 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही है। देखिए हम ज़्यादातर समय ना इन्हीं प्रश्नों को दे दिए क्योंकि इनका लैंग्वेज ज़्यादा था, बड़ा था, इसी जल्दबाजी में हम इजी प्रश्नों को गलत कर बैठे। अब देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ई गवर्नेंस में रेलवे आरक्षण जैसी गतिविधियों के लिए आमतौर पर किस IT मतलब कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का सेवा उपयोग किया जाता है? तो वह है वेब पोर्टल हम भी किए हैं, चूज ऑप्शन वेब पोर्टल। तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि यह प्रश्न करंट का, ऐसा नहीं है, यह IT लिटरेसी का, कंप्यूटर का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 66। तो देखिए पूछा है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जबकि यहाँ पे दे दिया क्षेत्रफल का मान, तो देखिए तीनों अलग अलग है, तो यहाँ पे ये प्रश्न गलत है या क्या कुछ, क्योंकि यह वीडियो हम 11 मई को बना रहे हैं जबकि 8 मई को अभी आंसर क्या ही है और इसका ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो हम यह प्रश्न हम नहीं किए, स्किप कर दिए। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 67 पे। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 67 पे। तो प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 67 है, यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य उसे ही कहा जाता है, वो है 5100 रुपये, ठीक है, तथा सूची मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है। आप कहीं मॉल में गए हैं तो वहाँ पे अंकित मूल्य 5100 और 32% का छूट दे दिया, तो बेच कितने पर आया है? बेच दिया कितने पर? 5100 रुपये दाम है और 32% की छूट दे दिया, यानी कि 100 की वस्तु पर छूट कितना दिया है? 32 का, तो ये हो जाएगी 68 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 3468 रुपया, ठीक है, 3468 रुपया आ गया। यहाँ पे SP कह रहा है नेट विक्रय मूल्य 1734 रुपया, ठीक है, नेट विक्रय मूल्य कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य 1734 रुपया लाना है, तो ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद कितनी और अतिरिक्त छूट देनी चाहिए? तो देखिए 1734 रुपया छूट देने के बाद इतना आया, कह रहा है कि नहीं इसे बेचना है 1734 में, कितना और छूट देगा? तो इसका आधा हो रहा है, तो यानी कि आधा हो रहा है तो 50% का छूट देगा। तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 2 बनाया और हम भी ऑप्शन 2 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप ना करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि हमारा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। और आप अगर वीडियो से जुड़े हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मेहनत हमारी पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आप कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा मेहनत के लिए। और आप इसी तरह अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम मैथ का, ओरिजिन का चैप्टर वाइज और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ हम सोल्यूशन देंगे वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो मानव शरीर का तापमान क्या 45 डिग्री C होता है? बिल्कुल नहीं। कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री C। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं? नहीं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का नहीं, सिर्फ थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर का प्रयोग करेगा? बिल्कुल नहीं। तापमान को एक ताप मापने से दूसरे ताप में परिवर्तन करने की कोई विधि नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे सूटेबल क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा केल्विन में तो केल्विन में हो जाएगा 310 डिग्री केल्विन। अगर पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए यही सब इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 69 पे। प्रश्न नंबर 69 देखिए, ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, किसका हो जाएगा? तो ड्राइंग का। ये देखिए ड्राइंग में क्वेश्चन है। तो देखिए ये ड्राइंग का क्वेश्चन, अगर आप इसके आंसर का, क्योंकि हम तो इसके आंसर की पतली वाली बुक रखे थे तो उसी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट संपूरक कोण का है। तो दो संपूरक कोण का माप इतना है, तो दोनों कोणों में से माप बताइए। तो संपूरक कोण का माप कितना होता है? संपूरक कोण जो होता है ना, देखिए संपूरक कोण का माप, तो संपूरक कोण देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। तो देखिए संपूरक कोण, क्योंकि देखिए आपको यह सोल्यूशन अभी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी 8 तारीख को आंसर किया है रात को 10:30 बजे, और यह वीडियो हम 11 तारीख को मॉर्निंग में 7 बजे बना रहे हैं। तो आपको सोल्यूशन ऐसा नहीं कि हम नकल मार के बना रहे हैं कहीं टेक्स्ट बुक से, कहीं सोल्यूशन देख के, हम खुद से सॉल्व किए हैं और इसी माइंडसेट के साथ बता रहे हैं कि इसी माइंडसेट के साथ हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर किए हैं। और इससे बेनिफिट हमको भी होता है कि हम भी देखते हैं तो हमको लगता है कि क्या कुछ एग्जाम हाल में गलत किए थे, उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं और आपको भी हेल्पफुल होगा। तो संपूरक कोण का मान कितना होता है? संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। और ये कहा कि संपूरक कोण का मान कितना है? तो संपूरक कोण का मान है 3:7 में, ठीक है, रेशियो में। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 रेशियो, और 10 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 10 का मान हो जाएगा 1800, 10 का मान हो जाएगा 1800। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 180, एक रेशियो का मान हो जाएगा 1800 नहीं, 180 होता है ना, तो ये हो जाएगा 18, एक रेशियो का मान हो जाएगा 18। तो पूछा है कि दोनों कोण में से सबसे बड़ा कोण कौन है? तो बड़ा दोनों में से कौन है? तो दोनों में से अगर 3 और 7 में देखेंगे तो सबसे बड़ा है 7। तो 7 का क्या हो जाएगा? तो 7 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा
18 सत्ते 126, तो 126 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे छोटा तो सबसे छोटा के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते थे 18 का, तो हो जाता है 54 डिग्री इसका सही आंसर। तो पूछा है सबसे बड़ा तो 126। भर्ती बोर्ड ने भी माना है ऑप्शन नंबर 3 और हम भी किए हैं ऑप्शन नंबर 3, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे प्रश्न नंबर 70 पे। और देखिए रीजनिंग में हमारे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। हमारा जाइएगा आरपीएफ कांस्टेबल का 46 मिनट का सोल्यूशन या 43 मिनट का वीडियो अपलोड किए हैं अभी एक सप्ताह पहले। उसमें हमारे रीजनिंग में 35 में से आरपीएफ कांस्टेबल में 30 प्रश्न सही हुए हैं। तो रीजनिंग में हमारा बिल्कुल ही प्रश्न सही होता है, एक आधी प्रश्न जल्दबाजी में गलत कर बैठते हैं, वरना हमारा रीजनिंग में बिल्कुल हमारा परफॉर्मेंस एकदम सटीक है और परफॉर्मेंस और स्पीड भी है। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको अपने जैसा रीजनिंग में फास्ट आपको सॉल्व करना बता देंगे। तो देखिए क्या है ना कि गिफ्ट और इतना को लिखा जाता है, तो उसी में यफ को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यफ को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए हम आए थे ना जब एग्जाम का रिव्यू दिए थे, तो उसमें हम बताए थे कि इस प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल के बिल्कुल जैसा ही रीजनिंग पूछा गया। और हम रीजनिंग के लिए कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल का अपना जो सेट्स दिए थे ना उसका सोल्यूशन को अच्छे से 2-3 बार देख लिए थे और हम जाकर एग्जाम को दे दिया। और बिल्कुल आरपीएफ कांस्टेबल के जैसे ही रीजनिंग पूछिए, आप चाहें तो चैनल पे वीडियो सोल्यूशन अपलोड है, जाकर देख लीजिए। ये सब वीडियो सिर्फ आपके भरोसे के लिए हम दिखाते हैं कि आप खुद देखिए कि हमारे जो क्या सही, क्योंकि ऐसा ना आपको लगे कि भाई इसके यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हैं तो ये कुछ जानता है या नहीं जानता है आलतू फालतू, क्योंकि हम बला का वीडियो नहीं बनाते स्टडी का। भले हमारे क्वेश्चन गलत हो जाए, भले हम फाइनल सॉल्यूशन ना ले पाएं, लेकिन आपको दिखा तो दे रहे हैं कि किस प्रकार सॉल्व होगा, क्या कुछ हम गलती की वही गलती आप न करें, आप क्या कुछ अभी से स्टडी करें। और आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेहनत पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी आई स्किप ना करें। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दी गई कुट भाषा में यफ के लिए कुट क्या है, तो यफ कहाँ है, तो यफ है देखिए यहाँ है यफ और यफ यहाँ है। तो इसका रूल होता है कि जब दोनों में लेटर कॉमन है तो डिजिट भी कॉमन होना चाहिए। तो डिजिट कौन सा कॉमन है, तो देखिए इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, यफ दोनों में 2 है तो यफ का सही आंसर हो जाएगा 2। तो भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 2 और हम भी किए हैं चूज ऑप्शन 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 71 पे। देखिए हमारा रियल आंसर किया है एलपीसीबीटी 2 का, जो हम एग्जाम को खुद दिए हैं 2 मई सेकंड शिफ्ट का, ये सभी रियल आंसर किया आप। और जो भी स्टूडेंट 2025 में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो एक कह रहा है ना कि जो प्लस का सिंबल है, ठीक है, उसे माइनस, देखिए एग्जाम में इसे पढ़ना भी होता है, सॉल्व भी करना होता है, ऐसा नहीं है ना कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो प्लस को माइनस पे परस्पर बदल दिया। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से परस्पर बदल दिया जाए, यानी एक दूसरे से बदल दिया जाए, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाए और जहाँ गुणा है वहाँ भाग हो जाए, जहाँ भाग है वहाँ गुणा हो जाए, इसे परस्पर एक दूसरे से बदल दिया जाए। ठीक है, बदल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 9 भाग है, भाग के जगह पे क्या करना है, तो भाग को गुणा से बदल देना है, 9 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, प्लस है, प्लस के जगह पे माइनस कर देना है तो हो जाएगा 70 और गुणा है, गुणा के जगह पे भाग कर देना है तो हो जाएगा 7 और माइनस के जगह पे प्लस कर देना है यानी हो जाएगा 11। अब देखिए ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 9 5 6 45 और माइनस 10 और प्लस 1 11, यानी कि देखिए -10 और -10 में यानी कि प्लस 1 इसमें जुट जाएगा। तो 46 इज द राइट आंसर। भर्ती बोर्ड ने भी 46 माना और हम भी 46 ऑप्शन नंबर 3 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे प्रश्न नंबर 72। तो प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है, खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, क्यों। कहा है कि खाना पकाने के बर्तन की बॉडी प्लास्टिक के खाना पकाने के बर्तन की बॉडी धातु और हैंडल प्लास्टिक होता है। जैसे कुकर हो गया ना, कुकर को आप देखिए, तो कुकर में जो बर्तन जो धातु होता है, धातु की बॉडी जो उसमें हैंडल होता है वो हैंडल प्लास्टिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि धातु उष्मारोधी होता है, धातु क्या उष्मा को रोकता है, नहीं। प्लास्टिक उष्मा का क्या सुचालक होता है, नहीं। प्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता है। धातु और प्लास्टिक दोनों उष्मा को रोकते हैं, नहीं। धातु उष्मा को जाना जाता है जबकि प्लास्टिक ही सिर्फ रोकता है। धातु और प्लास्टिक दोनों उष्मा के सुचालक हैं, बिल्कुल नहीं है। दोनों धातु उष्मा के सुचालक होती है जबकि प्लास्टिक सुचालक नहीं होता है। धातु उष्मा का सुचालक होता है और प्लास्टिक उष्मा रोधी होता है। उष्मा रोधी का मतलब ही होता है उष्मा को रोकने वाला। देखिए ये कुचालक नहीं कहा, अगर कहा होता ना कि धातु उष्मा का सुचालक होता है जबकि प्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता है तो बहुत से स्टूडेंट डायरेक्ट कर लेते, लेकिन उष्मा रोधी दिया है तो उष्मा रोधी से कंफ्यूज नहीं होना। उष्मा रोधी कहने का मतलब है उष्मा को रोकने वाला, यानी उष्मा को रोकता है। तो भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 4 माना है और हम भी चूज ऑप्शन 4 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर। तो 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी चालक में विभवांतर ये है तो ओम्स का नियम, तो ओम्स का नियम आप बचपन से पढ़ते हैं कि ओम का नियम होता है V = I × R। तो V = I × R इसका, और हम भी चूज ऑप्शन किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 74 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 74, देखिए मैथ के हम ऐसे प्रश्नों को भी सही कर लिए हैं, लेकिन हमारे बस जो इजी क्वेश्चन गलत हो गए, जो इससे पहले वाले सेट में 5 क्वेश्चन गलत थे और इसमें अभी तक 3 प्रश्न इजी क्वेश्चन गलत निकल गए, जो हमको बहुत ही अफसोस हो रहा है, वरना हमारा स्कोर 75 प्लस से कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन जो भी हो, देखिए समीर किसी काम को 6 दिनों में करता है, तो देखिए समीर भाई साहब हो गए ये कर रहे हैं 6 दिनों में, ठीक है। जबकि तनवीर इसे 8 दिनों में, तो तनवीर भाई साहब हो गए ये कर रहे हैं 8 दिनों में, ठीक है। यदि आमिर भी उनके साथ जुड़ जाता है, आमिर भी इनके साथ जुड़ता है, यानी कि समीर और तनवीर और आमिर ये तीनों अगर जुड़ जाते हैं तो वो काम कर देते हैं कितने दिनों में, तो तीनों मिलकर इस काम को 3 दिनों में करते हैं, तो 3 दिनों में। अब यहाँ से अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी जो होती है ना, कार्य करने की क्षमता होती है, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता। इसके लिए क्या होता है, इसका एलसीएम लेता है, तो 6 8 और 3 का एलसीएम जब लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, तो 6 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। और जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसे बारी बारी से भाग किया जाता है, तो भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 चौके 24, ये हो जाएगा 8 3 के 24, ये हो जाएगा 3 8 24। ठीक है, इतना कुछ हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है ना कि कह रहा है कि यदि कार्य के लिए कुल 2400 रुपया भुगतान किया जाता है तो अमीर उसके योगदान के लिए कितनी राशि मिलेगी। तो देखिए कार्य के लिए कुल कितना दिया गया, 2400। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये जो हो गया समीर का हो गया, समीर एक दिन में 4 काम करता है, जितना आप एक दिन में काम करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप एक दिन में जितना काम करेंगे जिस रेशियो में उसी हिसाब से ही पैसा मिलता है, तो पैसा जो मिलता है ना वो एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर ही मिलता है, इसका रूल होता है। और जो तनवीर होता है, तो तनवीर एक दिन में काम कर रहा है 3 काम, तो तनवीर को इसी हिसाब से पैसा मिलेगा। अब देखिए तनवीर, समीर, तनवीर और ये जो आमिर है, तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से
समीर 4 काम कर दिया, तनवीर 3 काम कर दिया। तो अगर समीर 4 काम कर दिया और तनवीर 3 काम कर दिया और समीर, तनवीर और अमीर मिलकर 8 काम कर रहे थे, यानी कि कन्फर्म है कि अमीर जो है ना एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो अमीर की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अमीर एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये है तो ये तीनों लोगों का है, समीर, तनवीर और अमीर का, और इसमें से अगर समीर और तनवीर का 4 3 7 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 1 जो अमीर का हो जाएगा। तो अमीर एक दिन में 1 काम करता है। तो पूछा है अमीर के योगदान के लिए, तो अमीर 1 और टोटल लोग कितने, टोटल काम कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 8 और 8 टोटल 8 काम करने के लिए कितना पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिल रहा है 2400 रुपया। तो 2400 रुपया हो जाएगा। तो देखिए 1/8 × 24, 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 300 रुपया। तो पूछा है कि अमीर को उसके योगदान के लिए कितनी राशि मिलेगी, तो अमीर को उसके योगदान के लिए 300 रुपया मिलेगी। अमीर को उसके योगदान के लिए 300 रुपया मिलेगी और भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 1 माना है, हम भी चूज ऑप्शन 1 किए, प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगर वहीं पूछता तनवीर को, तो तनवीर को हो जाता तितली के 900 रुपया, तनवीर का हो जाता 900 रुपया, और पूछता अमीर का हो गया 300 और पूछता इसका समीर का, तो समीर का हो जाएगा 4 3 1200 रुपया। तो सोल्यूशन पसंद है प्लीज़, मेहनत बहुत की है तो मेहनत पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब न करिए, आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक तो जरूर करिए, लाइक हमारा हक बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आपको कंटेंट पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करें या ना करिए हम नहीं करेंगे, लेकिन लाइक जरूर करिए, हमारा लाइक हक बनता है। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 75 पे, और देखिए प्रश्न नंबर 75 जो है ना वो थोड़ा सा ये प्रश्न हम पहली बार ऐसा देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं पूछा गया था, लेकिन इसका तर्क जो है ना बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन हम जल्दबाजी में गलत कर बैठे हैं। ये हमारा इस सीरीज में जो 51 से 100 तक चला, इसमें चौथा प्रश्न है जो बिल्कुल ईजी प्रश्न गलत हुआ है। 100 तक हम आपको देखें कितने हमारे प्रश्न ईजी थे, जो करने लायक थे बिल्कुल आसान थे, वो गलत कर बैठे। देखिए इसमें हम ये कन्फ्यूजन हो गया ना, ये स्टार है चाहिए सबको देखकर, तो कह रहा है कि है जो और स्टार द्वारा प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए ताकि बाईं ओर से और दाईं ओर से पैटर्न दिया जाए तो समान समूह। देखिए इसको हम कहेंगे मॉडरेट लेवल का, इस क्वेश्चन को ईजी नहीं मानेंगे, मॉडरेट मानेंगे, क्योंकि इसका तर्क जो है ना बिल्कुल ही घर पे आए जब हम अभी सॉल्व किए तब हम देखें कि इसका तर्क बहुत ही उल्टा सीधा, मतलब थोड़ा सा तर्क जो है ना वो कन्फ्यूजन वाला दिया था। देखिए क्या तर्क है, तो देखिए तर्क क्या है, अब देख लीजिए, आपको तर्क दिखा दे रहे हैं। तो कौन सा प्रश्न है 75? हाँ, तो देखिए अगर आप जा रहे हैं ना, अगर आप जा रहे हैं यफ से अगर आप यच पे जा रहे हैं, ठीक है, या ई से आइए, ई से अगर आप जा रहे हैं, देखिए इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, GI और K, ठीक है। अगर आप आई से 9 पर जाएंगे, अगर आई से ई से अगर आई पे जा रहे हैं हम, तो कितना हमारा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है +4। ए से जा रहे हैं ई पे तभी +4 बढ़ रहा है, जी से के पर जा रहे हैं तभी +4 बढ़ रहा है। तो यही तर्क होना चाहिए। तो देखिए अब इस तर्क को ऑप्शन में ढूंढना है कि ये ऑप्शन सही सॉल्व होगा। तो यफ होता है 6 पे और यच होता है 8 पे, तो 6 से 8 पे जाएंगे तो 2 हो रहा है +2, बी से डी पे जाएंगे तो +2 हो रहा है, और जी से जे पे जाएंगे तो जी 7 पे होता है, जी होता है 10 पे, तो ये +3 हो जा रहा है, जबकि तीनों में सेम तर्क फॉलो होना चाहिए। देखिए बिल्कुल मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, इसे हम इजी में मान लिए, लेकिन हम इजी नहीं मानेंगे क्योंकि ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो क्योंकि तर्क डायरेक्ट नहीं बैठ रहा है, हम डायरेक्ट खोज रहे थे 4 वाला, लेकिन नहीं बैठा है। तो देखिए पहले वाले में, अब देखिए इसमें अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो देखिए यफ से यच पे जाएंगे तो यफ होता है 6 पे, यच होता है 8 पे, तो +2 हो गया, ठीक है। बी होता है 2 पे और डी होता है 4 पे, तो फिर +2 हो गया, ठीक है। और यच होता है 8 पे और जे होता है 10 पे, तो फिर +2 हो गया, यानी +2 यानी कि कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में +4 का तर्क बैठ रहा था, लेकिन कहा है ना कि संबंध उसी प्रकार रखता है। तो इसमें देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसा है जिसमें +2 बढ़ रहा है, तो यह इसके बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा, यह इसका प्रश्न सही हो जाएगा। ये न्यू टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अभी हम नहीं देखे हैं किसी मॉक टेस्ट में, और ना ही हमको एग्जाम को दिए हैं तो उसमें पाला पड़ा था। तो ये बिल्कुल ही ये नए टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए अब अगर इसको आप चेक कर देना, तो देखिए ये यफ होता है 6 पे 6 2 8, और ये होता है 2 3 5 2 3 5 हो गया, 2 3 बढ़ रहा है, फिर देखिए 6 2 8 और 2 2 4 और फिर देखिए 8 1 9 तो +1। तो इसी प्रकार ये ऑप्शन बिल्कुल ही मॉडरेट, इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये नए टाइप का और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, इसे हम इजी में नहीं रखेंगे, इजी में हमारा अभी तक 3 क्वेश्चन हम रख रहे हैं, इस प्रश्न को मॉडरेट और डिफिकल्ट में रखें क्योंकि इसका लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही लेंदी है। तो देखिए आपके विश्वास के लिए हम दिखा रहे हैं अपने चैनल का जो YT स्टूडियो होता है ना उसका रिव्यू देखिए, क्योंकि हमारे चैनल पे वीडियो पे क्वांटिटी लाइक भले ही कम होती है, लेकिन हमारा वॉच आवर अधिक होता है। तो देखिए 7 दिन वॉच आवर, देखिए लास्ट 7 दिन, क्योंकि वीडियो हम 11 मई को बना रहे हैं, देखिए 11 मई को वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए 11 मई का है, तो लास्ट 7 दिन में कितने हैं, तो 1115, और लास्ट अगर 90 दिन की बात करते हैं तो 90 दिन पे लास्ट वॉच आवर है 3914, अगर लास्ट 365 दिन की अंतिम बात करते हैं तो वह 14228 हो। जानते हैं कि चैनल को मोनेटाइज होने के लिए 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, और हमारा घंटा में कितना है, तो हमारा 14000, यानी कि 10,000 अधिक घंटा वॉच टाइम है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो वीडियो होता है ना वो बड़ी वीडियो होती है, छोटी वीडियो नहीं होती 2 मिनट 5 मिनट की। तो हमारा चैनल बड़ा होता है, वीडियो बड़ा होता है, तो उससे हमारा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और भले वीडियो व्यू कम होता है। देखिए 90 दिन का व्यू हमारा कितना है, तो 90 दिन का है 3,42,574, और 365 दिन का व्यू कितना है, तो वह 18,41,302, क्योंकि देखिए हम अभी पिछले एक साल से ही चैनल पे रेगुलर हुए हैं, इससे पहले हम चैनल पे वीडियो बहुत ही कम अपलोड करते थे, और देखिए लास्ट एक साल में हमारे 6,666 सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं। तो देखिए अपनी काबिलियत पर शक करने के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाएंगे मेरे दोस्तों। अपनी काबिलियत पर शक मत करिए, बल्कि यकीन करिए कि यस आई कैन डू इट, आप कर सकते हैं, और चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा मेरे दोस्तों। ये हमारा हमको बहुत मोटिवेट रखता है, और हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया। ये रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है जो हम लोग के बीच नहीं रहते, ये हमको लाइन बहुत मोटिवेट करती है, तो हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों। और 11 मई को हम ये वीडियो बना रहे हैं, 11 मई को। तो देखिए 20 जून को हमारे चैनल मोनेटाइज हुआ, सॉरी ये क्या हुआ कि 20 जून को 2023 को हम चैनल क्रिएट किए गए थे, लेकिन पिछले एक साल से हम इस पर एक्टिव है, तो हमारा 20,21,000 समथिंग कुछ व्यू है आज के डेट में, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें मात्र 68 सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिससे हम वहाँ पे PDF आपको सेंड कर पाएंगे, हमारे चैनल का लोगो है। तो देखिए हमारे वीडियो बड़ी होने की वजह से व्यू कम होता है, लेकिन वास्ट हमारा अधिक होता है, आप तो दिखाई दिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 पे आ जाएगा। तो इस 76 पे तो ये देखिए कहा है कि दोनों कथन को ध्यान से पढ़िए। तो स्थानीय नदी का जल स्तर इस गिरती में अब तक निचले स्तर पर पहुँच गया, जिससे आसपास तक कस्बों में जल आपूर्ति हो गई।
इस क्षेत्र में कई पावर प्लांटों ने शीतलन प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त जल के कारण विद्युत उत्पादन में कमी की सूचना दी है। तो ये क्या है, तो फर्स्ट कारण है, इसका दो प्रभाव है। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय जल का स्तर और ग्रीष्म ऋतु में अब तक के निचले स्तर पहुंच गया। ये क्या है, पहला कारण, जिसके कारण क्या हुआ, तो उसके कारण प्रभाव ये पड़ा कि इस क्षेत्र के कई पावर प्लांट को प्रक्रिया में जल आपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन में कमी हो गई। तो देखिए पहला वाला ये जो है ना, ये इसका कारण है, और ये इस कारण से इस पर प्रभाव पड़ गया, यानी कि इसका प्रभाव है। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 2 माना और हम भी ऑप्शन 2 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही है। जो कि ऐसे प्रश्न बहुत स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न को हम आराम से बिल्कुल समय रहते हैं और आराम से सही कर लेते हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि इजी क्वेश्चन हमारे कुछ गलत हो चुके हैं, वरना हम ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बिल्कुल ही ये हार्ड क्वेश्चन को मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कहीं है ही नहीं, कहीं पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा प्रश्न नंबर 78। तो देखिए प्रश्न नंबर 78 ये प्रश्न सॉल्व होने लायक था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर पाए। अगर आपको तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 79 पे। देखिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा ना हो। जल का तापीय प्रदूषण जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो जल में ऑक्सीजन की दर को स्तर को कम कर देता है। और देखिए या तो ये 50-50 पे ये ऑप्शन को हम तुक्का का प्रयोग किए हैं, एलिमिनेट किए हैं ऑप्शन। तो या तो देखिए जल का रंग बदलता है, रंग बदलने का कोई बात है नहीं और साथ होना नहीं, या तो pH बढ़ेगा या तो जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हम इस पर तुक्का का प्रयोग किए, जो कि हमारा ये प्रश्न गलत हो गया। तो 50-50 पे दो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट, जो भी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे तो उसको तुक्का मारना जरूरी था, क्योंकि इस बार नॉर्मेशन होना नहीं है। तो नॉर्मेशन नहीं होना है, पार्ट ए पे ही फाइनल मेरिट बनेगी, तो उसके लिए आपको नंबर अटेम्प्ट ज़्यादा रखना ही होगा। देखिए प्राय द्रवों में ऊष्मा अंतरकरण किसके द्वारा होता है, तो वो है संवहन के द्वारा। तो द्रव में किसके द्वारा होता है, संवहन। देखिए ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ होती है। ठोस में जो होता है ना, वो चालन द्वारा होता है, ठोस में होता है चालन द्वारा, और इसके बाद होता है द्रव में। तो द्रव में किसके द्वारा होता है, तो द्रव में होता है संवहन द्वारा, द्रव में होता है संवहन द्वारा। और इसके बाद होता है गैस में। तो गैस में किसके द्वारा होता है, तो गैस में होता है ना विकिरण द्वारा, विकिरण विधि द्वारा। यही 3 विधियाँ होती हैं। तो ये किसका पूछा है, तो देखिए पूछा है ना द्रव में, तो द्रव में किसका हो जाएगा, तो द्रव में हो जाएगा संवहन द्वारा। ठोस में पूछता तो चालन द्वारा, और द्रव में पूछता तो विकिरण द्वारा हो जाता है। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81। तो प्रश्न नंबर 81 है कि ड्राइंग शीट A2 ड्राइंग शीट का मोड़ने के लिए कितनी तह की जरूरत है, तो वो है 3 तह। इसका ये ड्राइंग का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल ही मॉडरेट, ये किसी किताब में नहीं है और इसके आंसर की किताब में नहीं है। हम तो इसके आंसर किताब पढ़े थे, तो उसमें यह क्वेश्चन नहीं है, तो बिल्कुल ही यह क्वेश्चन को हम स्किप कर दिए। और नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है ना, जो थोड़ा सा हमारा टाइम ले लिए, क्योंकि ये प्रश्न नए टाइप के थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। नए टाइप का नहीं क्वेश्चन, लेकिन टाइम टेकिंग है। देखिए ग्रैंड, जी आर कॉमन है, फिर जी आर है। तो देखिए हम देखिए एफ आर और एफ आर होना चाहिए। फिर देखिए एन आई होना चाहिए, तो ये नहीं है, कट गया। फिर देखिए एम आई होना चाहिए, कट गया। फिर देखिए आई एन होना चाहिए, नहीं हो गया, कट गया। तो देखिए इसमें है जी आर, देखिए है ना जी आर और जी आर। तो ये देखिए एफ आर और एफ आर, तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है। इस प्रकार आप सेकंड में ये प्रश्न को सही कर सकते हो, और हम भी सही किए, प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर। तो 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा किसी तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो देखिए तार का प्रतिरोध किसके द्वारा होता है, आर इक्वल टू प्रतिरोध इक्वल टू होता है रो यल बाई ए, यानी कि अगर जब आर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो लंबाई भी बढ़ता है और क्षेत्रफल घट जाता है। तो पूछा है कि किसी तार का प्रतिरोध किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो तार की लंबाई यल पे डिपेंड करता है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बिल्कुल क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और पदार्थ की प्रकृति बिल्कुल। तो रो जो है ना पदार्थ की प्रकृति है, एल लंबाई है और ए जो है क्षेत्रफल है, तो तीनों पर डिपेंड करता है। और हम भी चूज ऑप्शन 4 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 84। तो प्रश्न नंबर 84 क्या कहता है, तो देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल के उपचार के लिए किया जाता है। तो पेयजल के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीनीकरण, इसके द्वारा ना जल शुद्ध हो जाता है। तो देखिए हम भी ऑप्शन नंबर 2 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 पे। तो प्रश्न नंबर 85 क्या कहता है, तो ऑनलाइन बातचीत में गलतफहमी से निपटने का सबसे सही तरीका क्या है। अगर आप ऑनलाइन बातचीत कर रहे हो, गलतफहमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वह गलतफहमी को विनम्रतापूर्वक और निजी तौर पर संबोधित करना। तो देखिए हम भी चूज ऑप्शन 2 किए, तो यह प्रश्न बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलतफहमी होता है, आप विनम्र होकर आराम से माफी मांग लीजिए, कहने का मतलब है कि आप सॉरी बोलकर आराम से अपना कर सकते हैं। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और सीटिंग अरेंजमेंट में हमको प्रश्न जल्दी सीटिंग अरेंजमेंट के कभी गलत नहीं होते हैं, हमको दिखाई दिए। देखिए हमारा ये भी प्रश्न सही है। देखिए कौन कौन से, तो ABCDEFG यानी 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं, और किधर बैठे हैं, तो केंद्र के अभिमुख, यानी केंद्र के मुख अंदर की है। तो 7 लोगों को बैठा देते हैं। देखिए हमारे 6 लोग अभी तक बैठ गए, 6 लोग, और 1 लोग को यहाँ बैठा देते, 7 लोग बैठ गए, ठीक है 7 लोग बैठ गए। अब क्वेश्चन पढ़ें कि जी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी है ना वो ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो जी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इस लाइन को भी स्किप कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा हम डाटा मैच करना चाहते हैं। तो बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी छोड़ दे रहे हैं। फिर अगर चलिए ठीक है, अब आगे यहीं से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जी जो है ना वो जी जो है ई के बाएं से दूसरा है, तो ई यहाँ पे हो गया, तो ई के बाएं दूसरा स्थान पर जी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ रहे हैं, बी ए के दाएं से तीसरा है, बी जो है ना वो ए के दाएं से तीसरा है। तो अगर हम ए को यहाँ बैठा दे रहे हैं, तो ए के दाएं से एक स्थान, 2 स्थान और तीसरे स्थान पे हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ तक बैठ गया, यहाँ तक बैठ गया, ठीक है। अब आगे पढ़ रहे हैं, ई और बी दोनों का निकट पड़ोसी सी है, ई और बी दोनों का निकट पड़ोसी सी है। तो ई यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो दोनों का निकट पड़ोसी सी है, यानी कि सी इन दोनों के बीच में हो जाएगा, तभी तो इनका पड़ोसी होगा, तो सी हो गया, ठीक है। डी जी के बाएं पड़ोस में है, डी जो है ना जी के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो डी के बाएं पड़ोस में जी बैठा है, जी के बाएं पड़ोस में डी बैठा है, ठीक है। ई के दाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए सभी लोग अगर बैठ गए, और
एक प्लेस बचा है, तो जो यहाँ पे प्लेस बचा है वहाँ पे ऑटोमेटिक यप बच जाएगा, क्योंकि 7 लोग थे और 6 लोग बैठ गए थे, एक ही जगह बचा है, तो जो जगह बचा है वहाँ पे ऑटोमेटिक यप बचा है तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो कहा है कि ई से दाएं ओर से गिनने पड़ते, ई कहाँ है, ई यहाँ पे, ठीक है, ई का दाहिना, अगर ई यहाँ पे होगा तो ऐसे अंदर बुक है, ये दाहिना हाथ हो जाएगा, ये दायां हाथ हो जाएगा, दाएं तरफ से गिनने पर ई और यप के बीच कितने लोग हैं, तो बी बचा है और जी सी बैठा है, तो सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। तो भर्ती बोर्ड ने भी माना है ऑप्शन नंबर 2 और हम भी किए चूज ऑप्शन 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे प्रश्न नंबर 86 के बाद प्रश्न नंबर 87। तो प्रश्न नंबर 87 देखिए, यह प्रश्न हमारा गलत है, जो कि ये जो कि यह फार्मूला बेस्ड था। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न से ये समान है, नोट दी गई सवरों में से वस्तु नहीं, तो देखिए क्या है ना, ग्रुप से संबंधित नहीं, बताना है कि इसमें से कौन एक सेम ग्रुप से संबंधित नहीं, यानी कि कौन जो है एक जो है वो तर्क को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो लिख लेंगे NQIL। देखिए लिख दे रहे हैं ऐसे ना, कि लिखने से क्या होगा ना कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। RUN और P तीनों को लिख दिया। अब देखिए हम यहाँ पे तर्क लगा रहे हैं, तो तर्क क्या है, तो यन से अगर क्यू पे जाएंगे ना तो यन होता है 14 पे और क्यू होता है 17 पे, ये क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है, ठीक है। और ये 9 से होता है 12 पे, तो ये भी +3 हो रहा है। फिर देखिए 20 से जाएंगे तो ये हो जा रहा है +3। फिर देखिए W होता है 23 पे और 26 पे होता है Z, तो ये भी हो रहा है +3। तो ये देखिए R होता है 18 पे और ये होता है 21 पे, तो ये हो जा रहा है +3। फिर देखिए N होता है 14 पे, वो होता है NOP, तो ये हो जाता है +2, तो ये +2 हो गया। जबकि देखिए इसमें +3। फिर देखिए W होता है 23 पे और Z होता है 26 पे, तो ये भी +3 हो रहा है। R होता है 18 पे, ये होता है 21 पे, तो +3 हो रहा है। लेकिन ये वाला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि R से U पे जा रहे हैं तो +3 हो रहा है, लेकिन जब यन से पी पे जा रहा है तो +2 हो जा रहा है, जबकि सभी में +3 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यह एक असंगत ग्रुप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हम भी सही, हमारा भी यह प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 89। देखिए ट्रेन का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ट्रेन का ये क्वेश्चन है, क्या है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक, कोई रेलगाड़ी ये बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, ठीक है। ए से बी तक एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो दोनों तरफ तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, तो एवरेज स्पीड औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। यह आप रख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है 2xy बटा में x + y, यानी कि 2 हो जाएगा, x मतलब पहली चाल, तो पहली चाल कितनी है 40 इंटू दूसरी चाल है 10 बटा में x + y, यानी कि 40 10 50। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 40। वैसे सोल्व करेंगे तो 8 दूना के 16, तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम भी चूज ऑप्शन 3 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। यह वीडियो बस आपको विश्वास के लिए बना रहे हैं, कि ताकि आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको ये ना लगे कि क्या कुछ जानते हैं या नहीं। तो चैनल को जरूर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें, अगर आप लोग चाहेंगे तो जो भी हम जानते हैं तो आपको अच्छे से हम कंटेंट दे देंगे। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए ये भी कॉज इफेक्ट का कथन, देखिए ये भी प्रश्न हमारा सही है कथन और प्रभाव वाला, तो ये ऐसे प्रश्न हम आराम से सही कर लेते हैं। तो देखिए कहा है कि कथन है, ट्रैफिक पुलिस ने राजभवन रोड बंद होने के कारण अगले 2 दिनों के लिए यातायात के डायवर्जन के संबंध में यातायात सलाह दी है। नगर निगम कल राजभवन रोड में गड्ढों की मरम्मत करने की योजना बना रहा है। तो क्या है, तो देखिए ये जो है ना दूसरा क्या है, तो ये दूसरा कारण है। क्यों कारण है, क्योंकि ये इस कारण की वजह से यह प्रभाव पड़ा है। देखिए आप पढ़िएगा तो आपको साफ समझ में आएगा कि कारण क्या है। तो देखिए नगर निगम कल राजभवन रोड में गड्ढों की मरम्मत करने की योजना बना रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस ने राजभवन रोड बंद होने के कारण अगले 2 दिनों के लिए यातायात के डायवर्जन के संबंध में कहा है। कहने का मतलब यह है कि राजभवन रोड में गड्ढा भरने का प्रोग्राम नगर निगम बना रहा है, इसीलिए रोड डाइवर्ट किया गया। तो यह कारण है और इस कारण की वजह से यह प्रभाव पड़ा है। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 4 माना है, हम भी ऑप्शन 4 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। आपको मेहनत पसंद है, सोल्यूशन पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा करें, आपके ऊपर है आप करते हैं या नहीं। मेहनत पसंद है तो जरूर करिएगा। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडला, और हम भी कैंडला किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आज नेक्स्ट प्रश्न 92 प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 92 क्या कहता है, धरातल से 8 मीटर की ऊंचाई पर 5 की जो द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा क्या है, जी का मान इतना है। तो ऊर्जा दिया नहीं है, तो ऊर्जा क्या है, तो स्थिति जो का है ना, देखिए क्या है कि गति के बारे में नहीं किया, तो जब गति के बारे में नहीं होता है तो स्थिति ऊर्जा होता है। स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। m का मान होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 5 kg, तो m का मान हो जाएगा द्रव्यमान 5। g का मान कितना दिया है, तो g का मान दिया है 9.8, तो g का मान हो जाएगा 9.8 इंटू h। हाइट कितना दिया है, तो हाइट दिया है 8 मीटर, तो 8, और इसको आज मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 392 जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो 392 जूल इसका सेंस हो रहा है। हम भी 392 जूल किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 93। और देखिए प्रश्न नंबर 93 क्या कहता है, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, एक कुट भाषा में इतना को इसमें देखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में वेट का कुट क्या होगा, तो वेट कहाँ है, वेट इसमें है, देखिए वेट इसमें है और वेट इसमें है, तो इनका इन दोनों में से डिजिट को कॉमन देखना है। डिजिट कौन सा है, तो देखिए बीजी इसमें है और बीजी इसमें है, तो इसका बीजी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम भी चूज ऑप्शन 1 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, ये LP 72 2 मई के सेकंड शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न है। खतरे की प्रकृति के PPE का श्रेणी बताइए। PPE जो किट होती है उसका श्रेणी क्या है, तो वह गैर श्वसन सुरक्षा हेलमेट और श्वसन नाक मास्क, और हम देखिए क्या किए, गैर श्वसन किए हैं और नोज मास्क कर दिए, सुरक्षा बेल्ट कर दिया। प्रश्न हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 95। अब देखिए प्रश्न नंबर 95 पे आएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 95, देखिए हम अच्छे क्वेश्चन को गलत किए हैं। अभी तक 3 से 5 प्रश्न इस वीडियो में दिखा दिए जो इजी प्रश्न थे, जो हमारे गलत हुए, नहीं तो हम अच्छे प्रश्नों को भी सही कर लिए थे। देखिए एक ऑटो ए 42 किलोमीटर पर आवर चाल से 2 घंटे तक चलता है, तो ए द्वारा 2 घंटे तक चला, तो ए द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, तो ए का चाल कितना है, तो 42 किलोमीटर पर आवर, और 2 घंटे तक चला है, तो ए ने कितनी दूरी तय किया, तो 22 दूना के 84 किलोमीटर इसने दूरी तय कर दिया ए ऑटो ने। फिर कह रहा है दूसरा ऑटो बी
ए द्वारा चली गई दूरी से दोगुनी दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तो बी द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं। बी द्वारा चली गई दूरी कितना है, तो इसके दोगुनी दूरी को, तो ये चला है 84 किलोमीटर, तो कह रहा है ना कि बी ए द्वारा चली गई दूरी से दोगुनी दूरी को 5 घंटे में, तो दोगुनी दूरी को, तो दोगुनी दूरी करेंगे तो दोगुनी दूरी यानी कि 84 दूना कितना हो जाएगा 168 किलोमीटर। तो बी कितना दूरी तय कर दिया 168 किलोमीटर। और बी कितने घंटे में कर रहा है, तो कह रहा है बी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है, तो बी ने दूरी तय किया है 168, बी का ही पूछा है ना, बी का चाल, तो बी ने दूरी तय किया 168 और चाल किया है तो 5 घंटे में, तो 168 में 5 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 33.6 किलोमीटर पर आवर। और हम भी चूज ऑप्शन 2 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। यह सिर्फ आपके विश्वास के लिए दिखा रहे हैं यह वीडियो। और देखिए यह प्रश्न बिल्कुल अच्छे लेवल का है और इसी प्रश्न को हम कॉन्फिडेंस के साथ सही किए थे, लेकिन यह प्रश्न हमारा गलत हो गया। तो हम इसे इजी नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम लोग बनाए हैं, हम भी बनाए हैं, लेकिन यह प्रश्न थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना इसका डिफिकल्ट कर दिया और इसे मॉडरेट लेवल में हम क्वेश्चन को रखेंगे, आपको समझा देंगे, बता भी रहे हैं किस प्रकार इसे यह सॉल्व करना है, क्योंकि आगे जो भी एग्जाम होने हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ए बी सी डी ई एफ यानी 6 लोग हैं, 6 अलग अलग तलों हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, यानी कि जो निचला तल है सबसे निचला वो 1 है, ठीक है, 1 मान लिए। एक अब कह रहा है ना कि इसी प्रकार तल ऊपर वाला 2 है और सबसे ऊपर वाला 6 है, तो 1 के बाद 2 मान लिए, 2 हो गया, 2 के बाद हो जाएगा 3 तल, 3 के बाद हो जाएगा 4 तल और इसके बाद हो जाएगा 5 तल, 5 तल के बाद 6 तल है, 6 तल हम बना दिए। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है यफ एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। यफ जो है ना वो एक सम क्रमांक यानी सम संख्या वाले, तो सम संख्या कहाँ कहाँ पे है, तो सम संख्या देखिए, सम संख्या यफ 2 पे हो सकता है, या तो यफ 4 पे हो सकता है, या तो यफ 6 पे हो सकता है, तीनों में कहीं भी हो सकता है। इस लाइन तक अब आगे पढ़ेंगे तब तर्क निकलेगा। अब आगे पढ़ रहे हैं, आगे कह रहा है लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं रहता है, तल क्रमांक 6 पर यफ नहीं रहता है, तो यफ को यहाँ से काट दिया, ठीक है, यफ यहाँ पे नहीं रहता है, या तो यफ 4 पे होगा या तो यफ 2 पे। अब आगे पढ़ेंगे डी और यफ जिन तलों पे रहते हैं उनका योग 9 है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डी और यफ जहाँ रहते हैं ना उनका योग क्या है, तो उनका योग जो है ना वो 9 है। डी और यफ जहाँ रहते हैं उनका योग 9 है, तो डी और यफ को कहाँ बैठाएगा कि 9 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम यफ को अगर 2 पे रखते हैं तो 2 पे रखते हैं तो 7, अगर 7वां मंजिल रहता है तो 7वां मंजिल पर डी को बैठा दे तो 7 9 हो जाता है, लेकिन 7वां मंजिल है ही नहीं, 6 मंजिल है, तो यहाँ से कन्फर्म है कि यहाँ से यफ यहाँ से कट जाएगा, यफ यहाँ पे नहीं का। अब यफ को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं 4थी मंजिल पे, यफ को अगर 4थी मंजिल पर बैठा दे रहे हैं तो डी को कहाँ पे बैठाएंगे, दोनों को जोड़े तो 9 हो जाए। तो डी को अगर यफ को अगर 4थी मंजिल पर बैठा रहे हैं तो डी को हम बैठा देंगे 5वीं मंजिल पे, और डी को अगर 5वीं मंजिल पर बैठा दिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर यफ को 4थी मंजिल पर बैठा दिए तो डी को 5वीं मंजिल पर बैठा दे रहे हैं और दोनों को मंजिल जोड़ेंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो गया ना। तो कही रहा है कि डी और एफ के तलों को जोड़ने पर 9 हो जाए तो 9 हो गया, ठीक है, यहाँ तक एकदम 110% यहाँ तक हमारा डाटा सटीक बैठ गया। आगे पढ़ रहे हैं यफ और बी जिन तलों पर आते हैं उनका योग 5 है। यफ और बी जहाँ रहते हैं ना इन दोनों का योग 5 है, तो यफ तो पहले से बैठा है 4 पे, तो यफ 4 पे बैठा है, तो बी को कहाँ पे बैठाएंगे, दोनों को जोड़े तो 5 हो जाए, तो बी को हम डायरेक्ट 1 पे बैठाएंगे। अगर बी को डायरेक्ट 1 पे बैठाएंगे तो बी और यफ को अगर जोड़ेंगे तो बी 4 पे है और यफ 1 पे हो जाएगा, तो 4 1 5, दोनों को जोड़ने पर 5 हो गया, ठीक है, 5 का है कि दोनों को जोड़ने पर 5 हो तो 5 हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ रहे हैं, आगे क्या कर रहा है, तो आगे कह रहा है कि ई सी के ठीक नीचे रहता है। ई जो है ना वो सी के जस्ट नीचे, ठीक नीचे का मतलब है कि जस्ट नीचे रहता है, जस्ट नीचे का है ना कि ध्यान से समझिएगा, ई सी के ठीक नीचे रहता है, तो ई जो है ना वो सी के ठीक नीचे रहता है। तो यहाँ पे एक जगह बचा है, लेकिन इसके नीचे तो डी बैठा है, यहाँ पे बैठ नहीं सकता है, तो ई सी के नीचे कहाँ बैठ सकता है, दोनों साथ ही में रहेंगे। तो ये देखिए जगह बच रहा है, ई सी के ठीक नीचे रहता है, ई जो है ना वो सी के ठीक नीचे रहता है। देखिए ई जो है ना वो सी के ठीक नीचे, तो सी को यहाँ बैठा देंगे और ई को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई जगह ही नहीं बच रहा है। 4 लोग बैठ गए और कौन, 1 लोग बैठ गए, 2 लोग बैठ गए, 3 लोग बैठ गए, 4 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए और 6 लोग थे, तो कौन नहीं बैठा है अभी तक, जो नहीं बैठा है उसको ऊपर डायरेक्ट बैठा देते हैं। तब हम देखेंगे कौन नहीं बैठा है अभी तक, तो कौन नहीं बैठा है, तो देखिए ए बैठ गया, ए अभी तक नहीं बैठा, ए कहीं बैठा है, नहीं बैठा है, एक ही जगह बचा है 6, तो यहाँ पे ए जो है वो ऑटोमेटिक आकर बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक आकर बैठ जाएगा, क्योंकि सभी लोग सभी जगह पे बैठ गए, एक ही जगह बचा है, तो यहाँ पे जो बचा है वही तो बैठेगा, तो ए बैठ जाएगा, सभी लोग बैठ गए। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछा है उसका आप उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है डी और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, डी और ई के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, डी और ई के बीच, तो डी कहाँ पे है, तो डी है 5वीं मंजिल पर, ठीक है, और ई कहाँ पे है, तो ई है 2री मंजिल पर, इनके बीच कितने लोग रह रहे हैं, तो इनके बीच है देखिए 1 मंजिल 2 मंजिल, दो लोग रहते हैं, कौन कौन, यफ और सी, तो कितने लोग रहते हैं, तो 2 लोग ने भर्ती बोर्ड में आना है ऑप्शन नंबर 2, और हम भी किए हैं ऑप्शन नंबर 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यह प्रश्न हमारा सही हो गया। इसी प्रकार कह रहे हैं कि हम कहे भी थे कि इस प्रकार का प्रश्न सही नहीं हो गया, यह प्रश्न हमारा गलत हो गया, यह प्रश्न हमारा गलत हो गया, क्योंकि हम थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करने में या देखिए इसका लैंग्वेज देख रहे हैं ना किस प्रकार एग्जामिनर ने घुमाया है। इस प्रश्न को हम 2 बार बैठाए तभी यह प्रश्न हमारा गलत हो गया, जबकि हमारे लिए यह प्रश्न मॉडरेट था, लेकिन हमारे लिए यह प्रश्न बिल्कुल ही ईजी था, हम इसे ईजी समझ कर और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यह प्रश्न को गलत कर बैठे, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए हम इसको प्रश्न को तुक्का मारेंगे, लेकिन चूंकि हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर पे। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन मूल राशि प्रयोग की जाती है। तो मूल राशियाँ कौन कौन सी है, तो फिजिक्स में अगर आप पढ़े होंगे तो मूल राशियाँ 3 ही है, कौन कौन सी, एक होती है लंबाई, एक होती है द्रव्यमान, एक होता है समय। कहने का मतलब होता है एम एल और टी, एम एल टी सिर्फ 3 मूल मात्रक होती हैं। एम जो होता है वो द्रव्यमान होता है,
और एल होता है लंबाई और टी होता है समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय इसका सेंस हम भी चूज ऑप्शन 2 किए तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें और सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज मेहनत पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। किसका योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को जोड़ देने पर यांत्रिक ऊर्जा निकल जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 4 किया, हम भी ऑप्शन नंबर 4 किए तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 पे। तो प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्न में से कौन सा निरोधक अनुरक्षण का उदाहरण है? तो अनुरक्षण का उदाहरण क्या है? नियमित रूप से स्नेहक और निरीक्षण करना। नियमित रूप से देखिए कहा है ना कि मशीन की मरम्मत करने से पहले उसे खराब होने की क्या मशीन अगर चल रही है तो क्या खराब होने की प्रतीक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं। उपकरणों का उपयोग तब तक किया जाना है जब तक वो खराब नहीं हो जाए, बिल्कुल नहीं। लागत बचाने के लिए छोटे मोटे दोस्तों वाला उपकरण उपयोग करेंगे नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सबसे सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो आपको दिखा दिया कितना हमारा प्रश्न सही है सब कुछ, और ट्रेड का भी हम अपने 75 क्वेश्चनों का सोल्यूशन दिए। फिर ट्रेड का जाकर चैनल पर वीडियो जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं हम कहाँ से प्रिपरेशन किए थे। तो देखिए हम इसके जांसर की पत्री वाली बुक रखे थे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का और उनका ट्रेड का, उसी बुक से हम सिर्फ पढ़े थे, इसके जांसर के बुक से। और उनका यूट्यूब चैनल पे मैराथन क्लास लिए थे और जो यूट्यूब पे क्लास देते थे डेली बेसिक साइंस का, वो सब हम क्लास लेते थे, वहीं से हम स्टडी किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर। अभी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। धन्यवाद।